उस बदरंग हो चुके कार्ड को देखता हुआ रुद्र मन ही मन खुद को कोस रहा था और बड़बड़ाए जा रहा था। तेरे साथ ना हमेशा यही होता है। कहा था ना उस तोते वाले बाबा ने, संकट आने वाला है तुम पर। और तुम तो किसी की बात को सीरियसली नहीं लेते। अब कैसे करोगे उसे कांटेक्ट? कहाँ तलाश करोगे इतने बड़े शहर में? मन ही मन अपनी बेवकूफी पर बड़बड़ाते हुए रुद्र ने बेकार हो चुके कार्ड को डस्टबिन में फेंका और अपना हेलमेट पहनते हुए बोला, आज जो हो जाए उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। हे ईश्वर, आज मदद कर देना, आगे मैं संभाल लूंगा। और बड़बड़ाते हुए रुद्र अपनी बाइक स्टार्ट कर मार्केट की ओर निकल पड़ा। लेकिन उस लड़की को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर था। रिपोर्टर होने के नाते रुद्र शहर के चप्पे चप्पे से वाकिफ था, लिहाजा उसने शॉपिंग मॉल से लेकर मेट्रो स्टेशन तक, नाइट क्लब से लेकर बियर बार तक और यहाँ तक कि चाय की टपरी पर भी उसे ढूंढने की कोशिश की। लेकिन वो लड़की क्या, उसकी परछाई भी रुद्र के हाथ नहीं आई। उस लड़की को ढूंढते ढूंढते रात घिरने लगी थी। थका हारा रुद्र निराशा के साथ अपने घर की तरफ लौटने लगा। सुनसान हाईवे पर धीमे धीमे वो अपनी बाइक लहराते हुए मन ही मन सोचे जा रहा था, क्या यार, डील हाथ में आते आते रह गई। तुझे उसी वक्त उस लड़की को कॉल कर लेना चाहिए था। कम से कम फोन नंबर ही सेव कर लेता। 2 रुपए की कॉल के चक्कर में इतना पेट्रोल और टाइम तो वेस्ट नहीं होता। ये सोचते हुए रुद्र अपनी बाइक दौड़ाए चला जा रहा था कि अचानक उसने तेजी से ब्रेक लगा दी, क्योंकि उस सुनसान सड़क पर एकाएक कोई लड़की उसकी बाइक के सामने आ गई और उसे देखते ही रुद्र चिल्लाते हुए बोला, तुम यहाँ? तभी रुद्र के सामने वही लड़की अचानक से आ गई जिसे वो पूरे दिन ढूंढ रहा था और जो उस रात रुद्र के घर आ गई थी और फिर तुरुक्षणी के बारे में बताकर अचानक कार्ड देकर चली गई थी। उस लड़की के अचानक ही अपने बाइक के आगे आने से रुद्र बुरी तरह से चौंक गया था। ये सुनते ही और रुद्र को सामने देखकर वो लड़की भी घबराए हुए लहजे में बोली, सवाल जवाब बाद में, अभी जल्दी चलो यहाँ से। इस पर रुद्र ने उससे हैरानी से पूछा, लेकिन तुम इतनी रात को इस सुनसान इलाके में क्या कर रही हो? इस पर चिल्लाते हुए वो लड़की तेजी से बाइक पर बैठते हुए बोली, ओफो, कहा ना सब कुछ बताऊंगी, लेकिन पहले निकलो यहाँ से जल्दी, वरना मेरे साथ साथ तुम भी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। ये सुनकर रुद्र भी थोड़ा घबरा गया और उसने फौरन अपनी बाइक आगे बढ़ा दी और बाइक को रेस देते हुए हाईवे पर आगे बढ़ने लगा और बोला, तुम्हें पता है मैं दिन भर तुम्हें ढूंढ रहा था और देखो तुम मिली भी तो कैसे, अभी मरती मेरे हाथों से। ये सुनकर उस लड़की ने रुद्र की बात पर हैरानी जाहिर करते हुए कहा, मरना तो सभी को है, खैर नंबर तो दिया था तुम्हें, तो फिर मुझे ढूंढने की क्या जरूरत थी? इसके जवाब में रुद्र बाइक पर ही अपनी पूरी कहानी बताने लगा, जिसे सुनकर वो लड़की खिलखिलाते हुए बोली, यानी बेवकूफी में तुम्हारा कोई मेल नहीं है ना? ये सुनकर रुद्र के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान उभर आई, मानो उसकी बेवकूफी पकड़ी गई हो। उस लड़की से बात करते हुए रुद्र एक पल के लिए भूल चुका था कि अभी अभी वो किसी मुसीबत की बात सुनकर इस लड़की के साथ भागा है। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उस लड़की ने रुद्र की पीठ पर थपथपाते हुए कहा, बस बस यहीं आगे कट पर रोक दो। इतना सुनते ही रुद्र ने फौरन ब्रेक लगा दिया और बाइक रोकते हुए इधर उधर देखने लगा। उसने देखा चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था और पूरा इलाका भी सुनसान ही लग रहा था। ये देखते ही रुद्र चौंकते हुए बोला, क्या जगह है ये? बैठो, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ, यहाँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। रुद्र की बात खत्म होती इससे पहले वो लड़की तेजी से बोलने लगी, फोन निकालो जल्दी। रुद्र उसकी इस हरकत पर एकदम सकपका गया और कुछ बोलता उससे पहले वो दोबारा बोली, जल्दी करो रुद्र, फोन निकालो, टाइम नहीं है। सुनसान इलाके में उस लड़की की इस हरकत से रुद्र डर गया। आखिर वो जानता ही क्या था इसके बारे में, पर फिलहाल वो कुछ सोचने की हालत में नहीं था और उसने डरते डरते अपना फोन निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिया और कुछ अनहोनी होने के डर से बाइक स्टार्ट कर आगे बढ़ने ही वाला था कि लड़की ने मोबाइल लौटाते हुए कहा, निमिषा, याद कर लो, यही नाम है मेरा और नंबर सेव कर दिया है।
अब मुझे ढूंढने के लिए तुम्हें भटकना नहीं पड़ेगा। फोन हाथ में वापस देखकर रुद्र की जान में जान आई और उसने तेजी से गहरी सांस भरते हुए निमिषा को थैंक यू बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि उसने देखा निमिषा सुनसान सड़क पर तेजी से चलती हुई एक अंधेरे कोने में गुम हो गई। रुद्र अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था कि अचानक ही वहां का मौसम बदल गया। बिजली कड़कने लगी, बादल गरजने लगे और झमाझम बारिश गिरने लगी। अचानक से बदले मौसम को देख रुद्र थोड़ा घबरा गया। तभी उसका ध्यान झाड़ियों पर गया जहां से तेज रोशनी चमक रही थी और उसे वो काली साड़ी वाली लड़की दिखाई दी जो उस रात उसे अपने घर के बाहर दिखी थी। अपनी सुर्ख लाल आंखों से वो रुद्र को ही देख रही थी। उसे देख रुद्र बुरी तरह डर गया। उसके मुंह से एकाएक निकला, तुरुक्षिणी। ये बोलते ही रुद्र बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। उसकी बाइक स्टार्ट हुई और वो वहां से तेज रफ्तार में निकल गया। इधर राजी की आंख खुली तो वो बुरी तरह से चौंक गया और खुद में ही बड़बड़ाने लगा, ये सब क्या है? कहीं ये कोई डरावना सपना तो नहीं? राजी को एकाएक सांप नुमा नीला निशान, पागलपन और न जाने क्या क्या याद आने लगा। राजी घबरा कर उठा और कमरे में इधर उधर देखने लगा कि तभी उसे उस अंधेरे कमरे में एक छोटा सा रोशनदान दिखाई दिया जिसमें लोहे की मजबूत जाली लगी हुई थी। राजी लपक कर उस ओर बढ़ा और जाल से बाहर झांकने लगा, लेकिन दूर दूर तक सिवाय घने जंगल के और कुछ भी नहीं था। वो फिर भी इस उम्मीद में कि शायद उसकी आवाज कोई सुन ले पूरी ताकत से चिल्ला उठा, बचाओ, कोई है? भगवान के लिए मुझे यहाँ से बाहर निकालो। पर वहां कोई नहीं था जो उसकी पुकार सुनकर उसके करीब आता। राजी अब थक कर दीवार के सहारे वहीं बैठ गया और अपनी बहन को याद कर रोने लगा। भवन के एक छोर में बने इस कमरे में जहाँ राजी चुपचाप मायूस सा बैठा था, तो वहीं दूसरी ओर भवन में कुछ विषानियां हंसते खिलखिलाते झुंड बनाकर सुखना ताल में स्नान के लिए बढ़ रही थी। वो सभी धीमे धीमे बात करते हुए आगे बढ़ रही थी कि तभी नंदिनी नाम की एक विषानी चुपचाप उस झुंड से निकलकर अपना रास्ता बदल लेती है और इधर बाकी सभी विषानियां ताल पहुंचकर पानी में अटखेलियां करती हुई एक दूसरे के साथ उन्मुक्त अंदाज में हंसी मजाक करने लगती हैं कि तभी अचानक पास की घनी झाड़ियों में उन्हें एक हल्की सी सरसराहट और एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिन्हें सुनते ही सभी विषानियां सतर्क हो जाती हैं। वो सभी डर कर इधर उधर देखने लगती हैं कि तभी उनमें से एक विषानी मुस्कुराते हुए बोलती है, अरे इसमें घबराने की क्या बात है? हो सकता है कोई अभागा पुरुष हो जिसे हमें निहारने का अंजाम पता न हो। और इतना सुनते ही सभी विषानियां फिर से खिलखिलाकर हंसने लगती हैं। लेकिन अगले ही पल फिर से उन झाड़ियों में तेज हलचल होती है और अचानक ही तेज हवाओं के साथ बादल, बिजली कड़कने लगते हैं और बारिश होने लगती है। फिर एक अजीब सी आवाज के साथ वही सुर्ख लाल आंखों वाली लड़की उन्हें दिखाई पड़ती है, जिसकी आवाज सुनते ही विषानियों की खिलखिलाहट एक झटके में गायब हो जाती है और वो सब डर के मारे एक साथ चीखते हुए बोलती है, बाबा भागो, ये तो तुरुक्षिणी है। और ये सुनते ही वहां खलबली मच जाती है। तभी एक विषानी बोलती है, पर तुरुक्षिणी दोबारा कैसे आ सकती है? उसे तो हमारी स्वामिनी मोहिनी जी ने नष्ट कर दिया था और अरण्य ग्राम को बचा लिया था। हमें जल्द से जल्द भवन पहुंचकर स्वामिनी को ये बताना होगा। सभी विषानियां फौरन ताल से बाहर निकलती हैं और बिना देर किए भीगे वस्त्रों में ही निर्वाणा भवन की ओर भागने लगती हैं। इधर नंदिनी नाम की वो विषानी जो झुंड से खुद को छिपते छिपाते एक दूसरे रास्ते पर बढ़ चली थी, वो अचानक जंगल में एक पुरानी सी झोपड़ी के पास आकर रुक जाती है। वो रुककर इधर उधर देखती है, फिर धीरे से झोपड़ी के अंदर जाने के लिए अपने कदम बढ़ाती है कि तभी कोई उसे बाजुओं से पकड़कर
उस अंधेरी झोपड़ी में खींच लेता है और अपने साथ ये सब होता देख उसके मुंह से तेज चीख निकलने ही वाली होती है कि कोई उसके होठों पर अपना हाथ रखते हुए उसके कानों में फुसफुसाते हुए बोलता है, चिल्लाना मत नंदिनी, मैं हूं विक्रम। जैसे ही नंदिनी उस आवाज को सुनती है, वो तेजी से अपने होठों पर रखे उस हाथों को जोर से काट लेती है। नंदिनी की इस हरकत पर विक्रम दर्द से चिल्ला उठता है, आ! कितनी शैतान हो तुम नंदिनी, ऐसे कोई काटता है क्या? इस पर नंदिनी भी नकली गुस्सा दिखाते हुए बोलती है, और जो तुमने किया ऐसा भी कोई करता है क्या? देखो अब तक मेरी सांसें कितनी तेज चल रही हैं। मैं डर गई थी विक्रम। नंदिनी की ये बात पूरी हो पाती इससे पहले ही विक्रम ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसकी गर्दन को चूमते हुए बोला, डर कैसा नंदिनी, तुम और मैं यहाँ सुरक्षित हैं। ये बोलते ही विक्रम के होंठ नंदिनी के अंगों पर फिसलने लगे। विक्रम नंदिनी के जिस्म से साड़ी हटाते हुए धीमे से उसके कान में फुसफुसाने लगा, नंदिनी, इस पल का कितनी बेसब्री से इंतजार था मुझे। मैं रोज यहाँ आकर तुम्हारा इंतजार करके खाली हाथ वापस लौट जाता था। और इतना सुनते ही नंदिनी शरारत भरे अंदाज में बोल पड़ी, लेकिन आज तुम खाली हाथ नहीं लौटोगे। और ये बोलते ही नंदिनी ने विक्रम को अपनी ओर खींच लिया। विक्रम भी अब पागलों की तरह नंदिनी के होठों को गहराई से चूमने लगा और धीरे धीरे वो दोनों उस वीरान जंगल में, उस टूटी फूटी झोपड़ी में एक दूसरे के भीतर समाने की कोशिश में जुट गए। जहां नंदिनी निर्वाणा भवन के बाहर अपने प्रेम प्रसंग में डूबी हुई थी, वहीं दूसरी ओर निर्वाणा भवन में मोहिनी एक बड़े से कमरे में अपने सुनहरे आसन पर विराजमान होकर कुछ विषानियों से जवाब तलब कर रही थी। केतकी, अरण्य ग्राम के मुखिया ने आगे की कार्यवाही शुरू की या नहीं? 4-5 विषानियां जो सर झुकाए मोहिनी के सामने खड़ी थीं, उनमें से एक ने कहा, जी मोहिनी जी, अरण्य ग्राम का मुखिया अपने आदमियों के साथ खुद आसपास के गांव कस्बों में ये चेतावनी देने गया है कि शाम ढले सुखना ताल से लेकर निर्वाणा भवन तक का हिस्सा पुरुषों के लिए निषेध है। केतकी के मुंह से ये जवाब सुनकर मोहिनी ने गहरी सांस भरते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और गंभीर स्वर में बोली, सिर्फ आसपास के गांव कस्बों से क्या होगा केतकी? ये चेतावनी दूर दूर तक शहरों में गूंजनी चाहिए। मोहिनी की इस बात को सुनकर केतकी और सभी विषानियों ने रजामंदी में सिर हिलाया और कमरे से बाहर की ओर निकलने लगी कि तभी मोहिनी ऊंची स्वर में बोली, तुम यहीं रुको वर्तिका। वर्तिका घबरा कर रुकी और मोहिनी ने एक झटके में अपनी आंखें खोलते हुए उससे पूछा, आज दिन कौन सा है वर्तिका, और साल? वर्तिका इन सवालों को सुनकर थोड़ी उलझन में पड़ गई और मन ही मन कुछ हिसाब लगाने लगी। तभी मोहिनी कुटिल मुस्कुराहट के साथ ऊंची आवाज में बोली, लगता है कि तुम भूल गई हो कि 24 साल पूरे होने में बस अब कुछ ही अरसा बाकी है। ये सुनते ही वर्तिका के चेहरे का रंग अचानक से उड़ गया। उसके हाथ पैर थर थर कांपने लगे। वर्तिका को कोई अंदाजा ही नहीं था कि मोहिनी उसकी दुखती नफ्स पर हाथ रख देगी। वर्तिका डरी सहमी सी एक पल के लिए बस डरी हुई नजरों से मोहिनी की तरफ देखती रह गई। जिस तरह वर्तिका के जीवन में मोहिनी के इस सवाल से तूफान आ चुका था, तो वहीं प्रेरणा भी अपने भाई अमृत के लिए हर दिन एक नए तूफान से लड़ रही थी और भरी दोपहरी वो अलग अलग टैटू शॉप में जा जाकर टैटू डिजाइनर्स से सवाल जवाब कर रही थी, ताकि कोई भी उसे उस नीले सांप नुमा निशान के बारे में बता सके। पर सबका जवाब एक था, देखिए मैडम, जिस तरह के निशान के बारे में आप बात कर रही हैं, वैसा टैटू तो मैंने कभी नहीं बनाया। इस पर प्रेरणा बहुत ही निराशा भरे अंदाज में बोली, भैया, मैं शहर के सभी टैटू डिजाइनर्स के चक्कर काट चुकी हूँ और हर कोई वही बात कहता है जो आप कह रहे हैं, लेकिन मैंने उस तरह का टैटू अपनी आंखों से देखा है। पर भरतपुर में ऐसा कोई टैटू वाला नहीं था जो प्रेरणा को उसके सवालों के जवाब दे पाता। प्रेरणा थकी हारी घर की ओर लौट रही थी कि तभी पीछे से एक आवाज आई,
प्रेरणा बेटा। आवाज सुनकर प्रेरणा पलटी तो देखा आवाज लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि कांस्टेबल राणा थे, जो कई दिनों से प्रेरणा के साथ अमृत को ढूंढने में उसकी मदद कर रहे थे। अरे बेटा, मैंने तुम्हें कितने फोन किए लेकिन तुमने कॉल रिसीव ही नहीं की। फिर हाफते हुए कहा, वो तो शुक्र है कि तुम मुझे यूं अचानक मिल गई। अब बैठो जल्दी और फौरन चलो मेरे साथ। इतना सुनते ही प्रेरणा बाइक पर बैठी और जिज्ञासावश पूछ बैठी, कोई क्लू मिला है क्या अंकल? बताइए ना प्लीज। इस पर कांस्टेबल राणा मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हुए बोलते हैं, बताता हूँ, पहले चलो यहाँ से। उस जगह से करीब आधे घंटे की दूरी तय करने के बाद प्रेरणा और कांस्टेबल राणा ऐसी जगह पहुंचते हैं जहाँ की छोटी छोटी तंग गलियों में कुछ कच्चे पक्के झुग्गी झोंपड़ी नुमा मकान बने हुए थे। संकरी गलियों से होते हुए कांस्टेबल राणा बाइक रोककर एक घर के आगे आकर दरवाजा थपथपाते हैं, तो वो दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। कांस्टेबल राणा और प्रेरणा जैसे ही अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कमरे के अंदर पूरी तरह से अंधेरा फैला हुआ है। तभी उनकी नजर कमरे में टूटी फूटी चारपाई पर लेटे उस बूढ़े पर जाती है, जो लगातार कमरे की छत को घूरते हुए कुछ बड़बड़ा रहा था। इस पर प्रेरणा डरते डरते पूछती है, ये कौन है राणा अंकल? आप जानते हैं क्या इसे? ये क्या हमारी मदद कर सकता है? पर कांस्टेबल राणा को जवाब दे पाते इससे पहले ही प्रेरणा कमरे की दीवारों को देखकर चिल्लाने लगती है, अंकल ये देखिए, ये वही निशान है, अमृत के गले पर नीले सांप वाला निशान। कांस्टेबल राणा पलटकर उन निशानों को देखने की कोशिश कर ही रहा होता है कि ठीक उसी वक्त वो बूढ़ा जो अब तक धीमे धीमे कुछ बड़बड़ा रहा था, वो अचानक चिल्लाते हुए बोलने लगता है, अरण्यग्राम, अरण्यग्राम, अरण्यग्राम। आखिर क्या है 24 साल का राज जिसे सुनकर वर्तिका घबरा गई, और क्या है इस बूढ़े की कहानी जो दीवारों पर बना रहा था सांप नुमा नीला निशान? जानने के लिए सुने कहानी का अगला अंश सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।